नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स में एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी के लिए अपन मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आने वाले एग्ज़ाम आपका एमटीएस चल रहा है और ग्रुप डी चल रहा है, उसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने की संभावना है, आज उन्हीं क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। उसी के आधार पर अपना टेस्ट पेपर होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। देखो, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बी और सी इसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कुशल है, ध्यान दो, ए सी से दुगना कुशल है। यदि सी एक है तो ए दो करता है, ठीक है। बी अकेले उसी कार्य का 40% कितना करेगा, कितने दिनों में करेगा या कितने समय में करेगा। तो ध्यान दो बोर्ड पे कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। और बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों 120। बहुत बढ़िया। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो 120 में 20 का भाग दोगे तो 6, ठीक है। और बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 5। कैसे, क्योंकि 24 में 120 का भाग दोगे तो 5। अब ध्यान दो, यदि मान लेते हैं कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 है, बी प्लस सी की 5 है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, सी की इफिशियंसी 1 है, मतलब तो ए की 2 होगी। जब सी की इफिशियंसी 1 होगी तो बी की 1 की 2 होगी। तो मान लेते हैं कि सी की एफिशिएंसी 1 है यहाँ से, ठीक है। तो बी की कितनी बची, 4। सही है। तो यहाँ भी बी की 4 बच गई। और अपने हिसाब से यहाँ ए प्लस बी की 6 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 ही बचनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो सी, ए की एफिशिएंसी सी की अपेक्षा दुगनी हो गई। अब क्या कह रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 2 हो गई। तो ध्यान दो दोस्तों, टोटल वर्क बराबर कुल कार्य क्षमता बराबर होता है इफिशिएंसी गुणा टाइम, ठीक है। इस फॉर्मेट को याद रखना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। तो बी कितने दिनों में करेगा, कितना काम है, 120, ठीक है दोस्तों। बी की एफिशिएंसी 4 से डिवाइडेड कर दो। अब आगे क्या पूछा गया है, 40% काम। तो 40% को 40/100, 40/100 बिल्कुल काट दो इससे। देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो 100 की कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, बचा 12। तो बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। एक का कितना, 33.1/3% और इसका बी का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 स्क्रू बनाता है तो स्क्रू बनाने के मामले में पहला व्यक्ति का उत्पादन कितना होगा। ध्यान दो दोस्तों एक चीज पर, 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। जिस भाई को, जिस दोस्त को ये पता नहीं है कि ये 1/3 क्यों होता है, तो वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, 3 को 33 से गुणा करो, 33 या 99, और इस एक को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया, 100। 100/3% हो गया। परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइडेड करेंगे। तो 100/3 गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3, ठीक है।
दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास में 50%, तो परसेंटेज हटाने के लिए 50/100 करेंगे, तो 1/2। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पर। तो ये तो था हमारे पास में 1/3 और ये था 1/2, यानी कि 1 का 1/3 बराबर है बी के 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल लो, वज्र गुणा कर दो, इस 3 को इधर भेज दो और इस बी को इसके नीचे भेज दिया, तो 3 ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए पहला व्यक्ति हो गया, बी दूसरा व्यक्ति हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति 1500 स्क्रू बनाता है, यानी कि 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 1500 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 2 का 1500 में 2 का भाग दे दो तो 750 आ जाएगी। पूछा है पहला व्यक्ति कितना है, 3, तो 750 को 3 से गुणा करोगे तो 3 गुणा 750 कर लो दोस्तों, कितना आ जाएगा 2250, क्योंकि 75 गुणा 3 225 और ये 0, तो 2250 तो आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। एक लंबवर्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन 202 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बोर्ड पे ध्यान दो दोस्तों, मैं आप लोगों को बेलन के बारे में जो भी फॉर्मूले हैं, क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता, कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, वे सारे फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, तो ध्यान देते रहो दोस्तों बोर्ड पर। ये इस तरह की आकृति है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसकी रेडियस r है और ये इसकी हाइट h है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल LS है, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का एरिया, तो याद रखना डायरेक्ट 2πRh हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2πRh हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, जिसे कहोगे कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये 2πRh को ऐड कर दो। अब ध्यान दो, क्योंकि ये एक सर्किल की तरह बना हुआ है, नीचे ऊपर भी एक सर्किल की तरह बना, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr², तो कितने 2, तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन ले सकते हो इसमें से, यहाँ से 2πr कॉमन, तो यहाँ से बचेगा h+r। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास में 2πr h+r। ठीक है, तीसरा फॉर्मेट बनता है वॉल्यूम, तीसरा फॉर्मेट बनता है वॉल्यूम, जिसे कहते हो आप आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, वह होता है πr²h। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फॉर्मूले, पहला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr कोष्टक h+r, h क्या है, हाइट है, रेडियस क्या है, r क्या है, रेडियस त्रिज्या है, और आयतन πr² होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आयतन दे रखा है, तो आयतन दे रखा है तो लगाओ आयतन, πr²h कितना दे रखा है, 2002। अब किसकी वैल्यू है, डायमीटर व्यास दे रखा है, डायमीटर तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी, तो मेरे दोस्तों d बराबर दे रखा है आपको, या 2r बराबर दे रखा है 14, तो r की वैल्यू 7, तो यहाँ से हो जाएगा 22/7, r 7 गुणा 7, और आपको निकालनी है h, तो ये 2002, काट दो, जो कटता है कट, जो 7 से कट जाएगा, ये 22 से कट जाएगा, ये y नाम का 198, बच गया 2 और ये 1 बार,
और 7 से कट जाएगा 13 बार, तो हाइट आएगी आपके पास में 13 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है वो लगा दो। पूछा क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी बताया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r प्लस h होता है। ठीक है, करो वैल्यू पुट। तो 2πr पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 दे रखी है, तो h की वैल्यू 13 आई थी प्लस 7। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 13 और ये 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 20 करोगे तो 44 चौके 88, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो राइट आंसर हो जाएगा 880। ठीक है दोस्तों, समझे यहाँ तक इसको? फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इसमें दे रखा है x/y 4/5, यानी कि इसने क्या कर रखी है? सीधी सीधी x की और y की वैल्यू दे रखी है। अरे दे रखी है ना, तो क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो 5x, तो x की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4×5 = 20, और y की वैल्यू 5, तो 7×5 = 35 अपॉन, नीचे ध्यान दो, 5x तो ये 20 माइनस 35 प्लस ऐड करो, तो यहाँ 6 है तो 6 चौका 24। ठीक है, प्लस 4 है, तो y की वैल्यू कितनी? 5, तो 4×5 = 20 अपॉन 7×5 माइनस, सॉरी 1 मिनट, y की x की वैल्यू तो 4 है ना, x की वैल्यू तो 4 है भाई, तो 7 चौके 28 होगा ना, माइनस 8 की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5, तो 8×5 = 40। सॉल्व कर लो, तो देखो 20 और 35 55, 20 में से 35 किया तो माइनस की 15 प्लस 24 और 20 44, और 28 में से 14 गया तो माइनस के 12। ठीक है, देखो जो सोल्व होता है करता है काट दो। 5 से कट जाएगा ये 11 बार, ये 3 बार, ये 4 से कट जाएगा 11 बार, ये 3 बार। ठीक है, तो 11 और 11 22, और ये माइनस का 3, तो -22/3 यू आर राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों ये जो अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं ना, ये SSC MTS CHSL CGL में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो 400 और 600 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जब उन्हें 6, 12, 16 से विभाजित किया जाता है, ताकि कोई शेषफल नहीं रहे। किससे? 6 से, 12 से, 16 से। कुछ मत करो, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 6, 12, 16 का 48 बनकर आएगा। अब क्या कर रहा है? संख्याएं दे रखी है 400 और 600 के बीच में। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 400 और 600 के बीच में, वो संख्या आएगी जो 48 से विभाजित होगी, उन्हीं में तो शेषफल नहीं बचेगा, और बाकी में तो बचेगा। सही है ना? तो देखो 400 में 48 का भाग दे के देखो, क्या पूर्णतया भाग जाता है? नहीं। अगर इसको 10 से गुणा करोगे तो 480 हो रहा है, तो जो कि 400 से ज़्यादा जा रहा है, तो लमसम इसको 48 को 9 से गुणा करके देखो, तो 8×9 = 72, असल का 7,
37 37 43, तो पहली संख्या होगी 432। तो दोस्तों पहली संख्या होगी हमारे पास में 432। दूसरी संख्या कौन सी होगी? दूसरी संख्या होगी 432 के बाद में इसमें 48 से ऐड कर दो, तो 432 प्लस 48 ऐड करोगे तो 480। ठीक है ना। अगली तीसरी संख्या कौन सी होगी? 480 में 28 ऐड कर दो, 480 में सॉरी 48 ऐड कर दो 48, तो 528 आ जाएगी। अरे सही है ना। चौथी संख्या क्या होगी? जब तक ऐड करके देखना है जब तक 600 तक नहीं आ जाए। 528 में 48 ऐड करोगे, 528 में 40 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 6 और ये 7, 574, 574। अब आप दिमाग लगाओ, 574 में आप 40 ऐड करोगे तो कितना ऐड हो रहा है? 624, जो कि ज़्यादा जा रहा है। तो ये चार संख्याएं बनेगी और इन्हीं का योग पूछा है, तो इन्हीं का योग जोड़ दो। 6 8 10, 10 का 16, 1, 3 1 4, 4 8 12, 12 8 7, 14, 14 7, 21 को 1। अब देखो क्वेश्चन को पूरा हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप ऑप्शन पे भी ध्यान दे सकते हो। अपने पास में 16 आया तो यूनिट डिजिट देखो, 16 किसमें, पीछे किसमें 16 है? पीछे 6 कौन से में? इसमें नहीं है, ये गया काम से, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद में नीचे वाला नहीं होगा, बचे कौन से? 26 और 16 वाला, इसमें 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो 2 हो गया। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का भी आप यूज कर सकते हो, पूरा सॉल्व करोगे तो 2016 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वर्तालेख में फुटबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तखंड का केंद्रीय कोण को कितना होगा? किसका? फुटबॉल का। तो फुटबॉल कहाँ है? फुटबॉल ये रहा, फुटबॉल खालिस्तान वाला, यानी कि 51। तो फुटबॉल का कितना है? 51। टोटल एंगल कितना है? कौन सा एंगल? इनका योग कितना है? तो 72, सॉरी 128 और 72, 200, 223, 223, 223 और 51, 274, 274 और 210, 284 और 16, 300। गुणा कर दो 360 से। 360 से क्यों? क्योंकि वर्तखंड में बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए तो 360 से करोगे। काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 6 से 6 बार कट जाएगा, 6 से वो गुणा कर लो 6 और 306/5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 6, 1 बच गया 2 पॉइंट, तो 61.2 आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। इसको करो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कैसे करोगे। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये सीबीटी 2 अभी एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको एग्ज़ाम की शिफ्ट भी बता देता हूँ। 16 जून 16 जून 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, बेंगलोर बोर्ड वालों की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। केवल डाटा चेंज था ना, तो क्वेश्चन सेम था, डाटा चेंज था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आओ, क्या कह रहा है? 2 वर्षों में 13,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? यदि चक्रवृद्धि ब्याज, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 8 माहवार संयोजित होता है। ध्यान दो, 8 माह पर, कितने पर? तो पहले इसको सही ईयर बना लो, तो 12 ईयर, 12 महीने, 12 महीने में 8 का भाग दे दो, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए पूरा। तो 4 से 2 बार, 3 बार, 2 से 2, तो 3 ईयर का आपको ब्याज निकालना, यानी कि
कहना चाह रहा है कि प्रत्येक जो ब्याज देना पड़ेगा, प्रत्येक 8 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा। तो 2 साल में कितनी बार दोगे? 3 बार दोगे। 2 साल में 3 बार दोगे। रेट दे रखी है 15%। 15% को सही कर लो तो 15%, 8 × 12, 4 से 2 बार, 3 बार, 3 से 5 बार, तो 15, 5 × 10, 10% पे आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों। तो देखो, क्वेश्चन को करने के अनेक तरीके हैं। तो आपके पास में दो चीज़ें सामने आ चुकी है। वो चीज़ें क्या है? टाइम 3 ईयर लेना है, अब ये पढ़ने निकाल लिया। और रेट लेनी है 10%। ठीक है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 मूलधन है और 1 ब्याज लग रहा है। ठीक है। तो 10 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 11। कितने साल का? 1 साल का। 3 साल का लेना है, 3 बार कर दो, गुणा कर दो सभी को। तो 10 × 10 × 10 × 1,000। 11 × 11 करोगे तो ये हो जाएगा 1331, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है। ये तो आ चुका है आपका मूलधन और ये आ चुका है अमाउंट। और आप कहोगे कि इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज। तो इन संख्याओं की मध्य होगा भाई इंटरेस्ट होगा। तो मध्य कितनी है? 1,000 और 1331 के मध्य 1331 है। ठीक है। आपको क्या दे रखा है? 13,000 क्या दे रखा है? अमाउंट, जो कि हमारे पास में 1,000। 1,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? तो 1,000 की वैल्यू दे रखी है 13,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपको 331 क्या है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 13 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो 13 × 13, आंसर को 1, 33 × 39 40, आंसर का 4, 33 × 39 यानी कि 4,300 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है आपके पास में 4,303। ये इसका फर्स्ट मेथड था। अब मैं आप लोगों को इसका सेकंड मेथड भी बताऊंगा। वो सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप CISI 2 साल का, 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको रेट दी 10%, टाइम था 3 ईयर का। 10% का मतलब होता है 1/10। 3 साल कह रहा है तो इसका क्यूब कर दो 10 का, तो 1,000 हो जाएगा। 2 साल कहता तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। बट उसने नहीं कहा, उसने 3 साल के लिए कहा। तो ये हो जाएगा 1,000। इसको 3 हिस्सों में बांट दो। इसका 1/10, क्योंकि रेट 1/10 थी। 1 साल के लिए 1/10, यहाँ भी 1/10। तो ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100। क्यों हुआ 100? क्योंकि 1,000 में 10 का भाग दिया तो 100 प्राप्त हुआ। ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की बात। तो इसका 1/10 करेंगे तो ये 10 प्राप्त होगा। इसका 1/10 करेंगे तो ये 10 प्राप्त होगा। ठीक है। थर्ड ईयर पे फिर इस पे ब्याज लगेगा। सॉरी, 10 पे लगेगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस पे भी ब्याज लगेगा 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये हमारे पास में आंकड़े आ चुके हैं। अब ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि जो ये कोष्टक में आया, मैं जो रेक्टी कर रहा हूँ, ये मैटर करेगा सिंपल इंटरेस्ट को पूरा। तो 100, 100, 200, 300, 300 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। और जो ये 300 को भी लेकर इस पूरे को ले लेगा,
यानी कि 300, 10, 10, 20, 30 और 1 30, यानी कि ये बनेगा CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि 331 आएगा। 300 तो ये, और 10, 20, 30 और 1 31, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास में ये तो था मूलधन, और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा ये भी बनता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिस्काउंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। 331 में से 300 जाएगा तो 31 इनका डिफरेंट हो जाएगा। आपको पी की वैल्यू दे रखी है 13,000, और हमारे पास में 1000, तो ये कट जाएगा तो एक की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो यहाँ से आप चाहो कि मेरे को तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, तो 300 को 13 से करोगे तो 3900, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 13 को 331 से गुणा किया तो अभी 4303 आया, जो इससे भी यही आएगा। क्वेश्चन में अगला ये भी पूछ सकता है कि इनका डिफरेंट बताओ, तो डिफरेंट 31 को 13 से गुणा कर दो, या फिर इसमें से इसको घटा दोगे तब भी डिफरेंट आएगा, और इसको यहाँ से गुणा करोगे तो सेम संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों को याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्हीं में से घूम पर के बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। सबसे बेस्ट मेथड है, इस मेथड को आप यूज लेकर के CI SI का डिफरेंट SI कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ से वो पूछ सकता है कि दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो दूसरे साल के लिए इन दोनों को ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक विक्रेता ने 2 साइकिलें प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेची, लेकिन एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि पता हो, तो दोस्तों इसमें क्या सहम है, SP, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों पे विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं आप इसमें सक्सेसिव मेथड लगा दिया करो, इज द बेस्ट। क्या कर रहा है, 20% का लाभ, फिर 20% क्या, यानी 20 कम कर दो, गुणा 20% का लाभ, और ये माइनस था 20, अपॉन 100 से डिवाइडेड कर दो, तो ये 0 से 20 से 20 कट जाएगा, ये 2 जीरो से 0, तो 4%, यानी कि माइनस है तो लॉस होगा, तो 4% की हानि हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है पहले, फिर 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले 5 मूल संख्या है, तो 5 से लाभ हो रहा है तो कितना, 1 का, तो 6 का लाभ, 5 से 6 हो गया। फिर कह रहा है हानि, तो 5 से कोई संख्या थी, अब कितनी हो गई, 1 कम कर दो, 4, ठीक है। गुणा करोगे इनको तो ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो 25 में से 1 की कमी हुई, कितने पे, 25 पे, गुणा 100 कर दो, तो कितना हुआ, 4% का लॉस, यानी कि हानि हो चुकी है मित्रों, ठीक है ना। कैसे भी दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों यूज कर सकते हो आप। ये देखो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है अपना, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन भी एक या दो क्वेश्चन टपक पूछता है प्रत्येक शिफ्ट में। रेलवे का, SSC का फेवरेट है, रेलवे का फेवरेट है, और स्टेट लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ो, यदि x+2, x+5, x+8, x+11 और x+14 का औसत यानी कि एवरेज 20 है, तो पहले 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा नंबर ऑफ संख्या, यानी कि संख्या ही कितनी है। कहते हैं ना कि कुल कुल संख्याओं का योग अपन कुल राशियों की संख्या, ठीक है। तो कितनी संख्याएं दे रखी है, x+2, x+5, x+8 प्लस x+11 प्लस x+14। सॉरी एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, प्लस x+14 अपॉन, क्यों, क्योंकि कितनी संख्या है, एक,
2 3 4 5, 5 से डिवाइडेड कर दो, औसत दे रखा है 20। ठीक है, तो देखो x कितने, 1 2 3 4 5, 5x इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100, और ये कितने हो गया, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40, बराबर 100। 100 क्यों, क्योंकि 4 5 इधर जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा। 5x बराबर 60 उधर जाएगा तो घट जाएगा 60, तो x बराबर 12। 12 आंसर नहीं है, 12 तो x का मान है। पूछा क्या है, पहली तीन संख्याओं का औसत, तो पहली तीन संख्या ये है, तो इनमें x की जगह x रख दो। ठीक है, तो x की जगह सॉरी 12 रख दो, तो यहाँ 12 रखोगे तो 14 हो जाएगा। पर 2 ऐड करना, यहाँ 12 रखोगे तो 12 और 5 17 हो जाएगा, यहाँ 12 रखोगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो और 3 से डिविजिबल कर, 3 से भाग दे दो, तो 4 3 7 1 1, और असल को 1 4 1 5 51, 51 में 3 का भाग क्यों, क्योंकि 3 संख्या है इसलिए 70 थी 51, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद में जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है, पूरे पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं एमटीएस और ग्रुप डी में, तो बचे हुए 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, उनको अगली क्लास में कर देंगे अपन। तो देखो क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि 2/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज की 9% की वार्षिक दर से इतने रुपए हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे दिया इसने, मिश्र धन दे दिया, मिश्र धन इतना हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, समान धनराशि 4/2/5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ से मूलधन क्या निकालना है अपना, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। पी पी हमारे पास में मूलधन है, आर रेट है दर, टाइमिंग समय है, अपॉन 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, कि धनराशि पी, कोई धनराशि है पी, मान लेते हैं मूलधन है 2/1/2, 2/1/2 को क्या कर सकते हो, 5/2। साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर इतनी हो जाती है, तो प्लस, अब ये फॉर्मूला लगाओ, पी कितनी दर से, 9 दर से, कितने समय में, 5/2 में, अपॉन 100। क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, कितनी हो जाती है, 11,760। सही है, तो देखो दोस्तों इस 200 को उधर भेज दो, तो ये 200 हो गए 100, इधर करेंगे तो 200 पी, और ये 9 पंजे 45, तो 245 पी बराबर 11,760 गुणा 200। यहाँ से आपके पास में मूलधन निकल कर आएगा। काट दो, देखो पहला काम करो, 100 काट दो, 5 से काट दो, 5 से ये 4 बार कटेगा, 4 बचिए 9 बार, ये 5 से कट जाएगा 40 बार। ठीक है, 49 से काट दो, देखो 49 से इसको काट दो, 49 दूनी 98, 2 बार बचे कितने, बचे 19, तो हो गया 196। 196 में 19 का भाग, 49 का भाग कितना बार जाता है, 49 दूनी 98, 98 दूना 196, यानी कि 4 बार। तो 240 गुणा 40, ये आपके पास में मूलधन आएगा, कितना हो गया मूलधन, 24 चौक 96 और 2 जीरो, यानी कि 9,000। पी की वैल्यू आ गई 9,600 रुपया। अब क्या पूछा है वह ऐड कर दो। अब पूछा है आगे की समान धनराशि कितनी, 9,600 रुपये को 4/2/5, तो 4 पंजे 20, 22/5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दो, 9,600 की राशि 22/5 ईयर गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 3 कट जाएगा, बच गया कितना, 22 66 और 96, तो 66 को
सॉरी 96 को 66 से गुणा कर दो। देखो गुणा करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 6 को 6 से गुणा करो 36, बच गया 3। अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ गुणा करने की। 6 को 9 से गुणा किया 54, ठीक है। 6 को 6 से गया 36, ऐड कर दो कितना हो गया 90। 90 में 3 ऐड कर दो 93। 93 का 3, ठीक है। हासिल का 9, 9 चंगाली 54, इसको इससे गुणा कर दो। 9 चंगाली 54 में 9 जोड़ोगे तो 63, यानी कि 6336 इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा 6336। ठीक है दोस्तों, तो आज तक ये क्वेश्चन है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा हुआ एमटेस ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए या अन्य एग्ज़ाम के लिए कुछ सीखने को मिला नया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल फ्रेंड्स।